Good morning, everyone. And today we are going to discuss how to find the inverse of a matrix using linear equations. मतलब लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करके हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम सिंपल ए इन्वर्स फाइंड करना सीख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि ए इन्वर्स हम किस मेथड से निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। दूसरा हमने देखा था कि कैसे ए इन्वर्स निकाल सकते हैं यूजिंग पॉलिनोमियल। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस दी होती थी और वहाँ से हम पॉलिनोमियल का यूज़ करके ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते थे प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके। जब तीसरा मेथड हमने किया था, तीसरे मेथड में हमने ए इज इक्वल टू आई ए का यूज़ किया था इससे पिछली वीडियो में, जिसमें हमने किया था कि कैसे हम यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस चाहिए। अब देखो, अगर मैट्रिक्स है 2x2 की, अगर मैट्रिक्स है 2x2 की तो उसमें लीनियर इक्वेशंस कितनी होंगी? 2। अगर मैट्रिक्स है 3x3 की तो उसमें लीनियर इक्वेशंस कितनी होंगी? 3, राइट। तो इसमें जनरली जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। तो इसके लिए हमें 3 लीनियर्स इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि जो हमारे पास 3 लीनियर्स इक्वेशंस हैं वो क्या हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, यानी कि d यहाँ पे कांस्टेंट है। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x b3y एंड c3z इज इक्वल टू d ऑफ 3। यहाँ पे x y z हमारे पास जो मेन वेरिएबल्स हैं और ये d क्या है? कांस्टेंट। a1 b1 ये भी सब क्या है? कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स a बनानी है। ए बनाने के लिए इसके x का कोफिशिएंट चाहिए, y का, z का। सिमिलरली सेकेंड वाले में भी x y z का और थर्ड वाले में भी हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? x y z का। उससे हम बना लेंगे मैट्रिक्स A। क्लियर है? तो हमने मैट्रिक्स A बनाई क्या? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। उसके बाद हमें जो मेन निकालनी क्या चीज़ है? x y z। जो हमें यही तो है हमारे 3x वेरिएबल्स x y z, तो यही तो हमें फाइंड करनी है x y z। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कॉलम वाइज क्यों लिखा, मतलब इसको एक रो में क्यों नहीं लिखा, सिर्फ एक कॉलम में ही क्यों लिखा है। तो देखो, जब हमने ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, किस तरह हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तब हमने पढ़ा था कि जैसे हमारी मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3x1 से। उसके लिए इसकी कॉलम और इसकी रो सेम होना ज़रूरी था, राइट। तो इसमें भी यही चीज़ है कि एक की रो दूसरे के कॉलम के इक्वल हो, उस तभी हम किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको कॉलम में लेने का मकसद भी यही है ताकि जब हम इसको फाइंड करें तो हमारी x y z की अलग अलग कॉलम वाइज हमारे पास क्या आ जाए? वैल्यूज़ आ जाएं। अब देखो b की वैल्यू भी क्या मानी है? d1 d2 एंड d3, यानी कि जो हमारे ये तीनों इक्वेशंस के कांस्टेंट थे। तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या बन गया? a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b। आप ये सोच रहे होंगे कि ए एक्स प्लस बी, जब भी a को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z। मेरे को यही चाहिए क्योंकि 3 1 आनी चाहिए ना, 3 1, यानी कि 3 वेरिएबल के साथ 1 कॉलम। तो ए की तो कॉलम है ये, देखो ना, एक कॉलम है। रो तो 3 है लेकिन कॉलम 1 है। तो इस रिजल्ट को पाने के लिए मेरे को एक्स वाई जेड किस में रखना पड़ा था? कॉलम में। और इस रिजल्ट से मेरा रिजल्ट क्या आता है? 3 × 1। अब देखो, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो हो जाता है स्टार्ट। यहाँ से हमने क्या करना है? जब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, हमारा मेन काम हो जाता है स्टार्ट। वैल्यू निकालनी है x की। जब हम पॉलिनोमियल की हेल्प से ये निकाल रहे थे क्या ए इन्वर्स, तब हमने क्या किया था कि अगर मैं इसको इन्वर्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके अगर मैं इसको प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स कर दूँ,
प्री मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो मेरे पास ए इनवर्स ए क्या होता है आई, तो आई को मैं अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी टर्म आ जाएगी और ये क्या बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ से ए इनवर्स निकालना हमें आता है बिल्कुल एक्सरसाइज 5.2 की तरह, और 5.2 को हमने 4 दिनों में ख़त्म किया था। अब आप सोच सकते हो कि उसके हमने अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम इजीली अपने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर सकते। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस एक बार ज़रूर विजिट करें। मैं आपको सजेस्ट वो वीडियोस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनमें जो आपकी बेसिक चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो मैंने जो आपको चीज़ बताई थी वो यही चीज़ है, ये सीधा प्रॉपर्टी में यूज़ हो रही है। थ्योरम क्या कहती है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर देन x इज इक्वल टू, अगर ये नॉन सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होगा और ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन पता है ना, सिर्फ सिंगल ए एक ही सॉल्यूशन होगा, उसको कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, मतलब इस इक्वेशन का ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हमने वही किया कि देखो नॉन सिंगुलर का मतलब, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो सीधा लिख दोगे नॉन सिंगुलर का मतलब सीधा ये है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई करके सीधा जो मैंने आपको अभी अभी बताई थी वो चीज़ सारी इन्होंने मेंशन कर दिया, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ठीक है। अब यूनिक भी शो करना है, इतनी बात तो शो कर दी, अब इसको यूनिक भी शो करना है। यूनिक शो करने के लिए क्या लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, ax1 इज इक्वल टू बी एंड ax2 इज इक्वल टू बी। अगर ये दोनों b के इक्वल हैं तो b को इक्वल रख सकते हैं, ax1 इज इक्वल टू ax2, दोनों साइड से a काट दो, सिंपल नहीं कटेगा, कैसे कटेगा, प्री मल्टीप्लाई बाई किससे, a इनवर्स से। याद है क्यों कित करते हैं हम देखो आपको लगता है ये क्वेश्चन ऐसे ये ऐसे ही कट जाता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स होगा इसलिए ये कटता है, और ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, ये पीछे करके आए हैं हम, तो प्री मल्टीप्लाई किया तो ये आई बन गया, और आई तो हमेशा क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर वही मैट्रिक्स देता है। तो मेरे पास ये क्या बन गया, आई एक्स वन इज इक्वल टू आई एक्स टू, यानी कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यानी कि दोनों क्या है, सेम है तो सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। अब देखो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। मतलब अगर मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाए तो वो क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट कहलाती है। कंसिस्टेंट मैट्रिक्स क्या कहते हैं, जिसका हमेशा क्या हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो। ठीक है, अगर जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, जिसका सॉल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन ना हो उसको इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले तो वो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा तभी हम उसको कंसिस्टेंट कहेंगे ना, और दूसरी यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जो हम अभी प्रॉपर्टी करके आए हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, और तीसरी जब हम उसको अगर वो 0 आ गया तो यानी कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए करेंगे तो वो इन्फिनिटी दे देता है, तो इन्फिनिटी का मतलब नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं हम उसको। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर वो इक्वल टू 0 है तो वो कंसिस्टेंट है, और इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में निकाल लेंगे क्या, डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर वो 0 हुआ तो सीधी हम वैल्यू किस पे फाइंड करेंगे, ये तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म हो गया, सॉल्यूशन यूनिक आ जाता है, जो हम पहले कर चुके हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, डिटरमिनेंट ए अगर 0 आ गया मेरे पास तो मैं फाइंड करूँगी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यानी कि इनकंसिस्टेंट है, तो इसका नो सॉल्यूशन है, यानी कि नो से याद रख लो, नॉट इक्वल और नो सॉल्यूशन। अगर वो इक्वल आ गया तो मैनी इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हो मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। याद रहेगी बात, इक्वल यहाँ पे कंसिस्टेंस है जब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाला, कंसिस्टेंस यहाँ पे भी है जब एडजॉइंट ए इंटू बी भी क्या आ जाए, इक्वल टू
0, याद रहेगी। a एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि इनकंसिस्टेंट। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, कंसिस्टेंट। अब मेन बात पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे। हमारे पास 2x2, देखो मैंने क्या कहा था, 2x2 भी आएगी, 3x2 3 भी आएगी। तो 2x2 को हम सॉल्व कैसे करते हैं, a यहाँ से इसका वेरिएबल 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 1 2 2 5। x और y x की वैल्यूज़ हो जाएंगी, b की वैल्यू 4 और 9। सबसे पहले चेक करना है डिटरमिनेंट ऑफ a, किया चेक, नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी कि ये कंसिस्टेंस। यहाँ से इतनी बात तो यहाँ से कंसिस्टेंट की समझ आ गई मेरी, कंसिस्टेंट की। उसके बाद x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये किस उसमें किया था, 5.2 में हमने किया था कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ए निकाला, डिटरमिनेंट ए निकाला, ए इनवर्स बी एग्जिस्ट कर गया, तो सीधा सॉल्यूशन लिख दे, x और y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, ये यहाँ पे समझ आ रहा होगा ना कैसे किया। इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे 2 1 आंसर आ गया। अब सेकंड करते हैं, सेकंड में भी क्या चलेंगे हमें, देखो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। तो x रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ पर्सनस हु टेक जंक फूड इन द मार्केट, मतलब x जंक फूड, y कर रहा है जो होम से खाना लेके आते हैं, और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है द पर्सन हु टेक फूड इन द होटल, जो होटल से खाना खाते हैं। तो विच वे ऑफ टेकिंग फूड यू प्रेफर एंड वाई। ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये आपके पास पेपर में नहीं आता, ये जस्ट ऐसे ही दे देते हैं। अब देखो हमारे पास सबसे पहले हम a को डिफाइन करेंगे, क्योंकि a से x मल्टीप्लाई होकर ये आ रही है, तो 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, राइट। सिमिलरली एक्स वाई जेड और 6 2 1। इतनी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि कैसे हम उसको ओपन करके लिखते हैं। उसके बाद बात आती है डिटरमिनेंट ए निकालने की। अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर का मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा। थ्योरम करके आए हैं ना अभी, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया, ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट ए निकालना। ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालना भी हम सीख चुके हैं और डिटरमिनेंट ए निकालना भी हम सीख चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, सबके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लें, उनको पुट किया और उनका ले लिया ट्रांसपोज। तो ये मेरी एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1/6। यहाँ से हम सीधी वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू बाय कंपेयरिंग निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको भी इसको इजी वे में पढ़ना है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको क्लास +2 की मैथ की जितनी भी चीज़ें आपको मुश्किल लगती है, मतलब आपके मन से मैथ का डर बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप इंस्टाग्राम पे भी हम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तब भी आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस इफ यू लाइक द वीडियोज़।